बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे तन्ज़ो मज़ाह की तारीफ़ और तन्ज़ो मज़ाह का आगाज़ व इर्तिक़ा। समझेंगे कि तन्ज़ो मज़ाह किसे कहा जाता है। ठीक है, तो लुग़त में तन्ज़ के माने ताना के हैं। अभी जो हमने शेर पढ़ा वो अकबर इलाहाबादी की नज़म का शेर था और ये एक तंज़िया नज़म है। ठीक है, जिसमें कहते हैं कि कुछ बीवियाँ जो हमें बेपर्दा नज़र आईं तो हमने पूछा कि आपका पर्दा क्या हुआ? तो कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। तो ये एक तंज़िया नज़म है जिसमें वो पर्दे पर तंज़ कर रहे हैं। इसी तरह तंज़ और मज़ाह अलग अलग हैं। तंज़ माने तंज़ करना, किसी को तंज़ करके उसकी इस्लाह करना, उसको सही करना। और मज़ाह माने होता है मज़ा करना, खुश असलूबी से कोई बात कह देना, हंसी मजाक की बात करना मज़ाह कहलाता है। लुग़त में तंज़ के माने ताना के हैं। तंज़ माने क्या होता है? ताना। हम किसी को जब ताना देते हैं तो तंज़ के माने ताना होता है। और ताना का मतलब ये होता है कि हम किसी इस्लाह के लिए उसे ताना दे रहे हैं, ना कि किसी का दिल दुखाने के लिए। तो तंज़ के माने ताना के हैं। अदबी इस्तिलाह में इस लफ्ज़ के लिए हिज्जू या तनक़ीस और आम बोलचाल में तमस्खर और लान तान वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अदबी इस्तिलाह में इस लफ्ज़ के लिए हिज्जू यानी बुराई और तनक़ीस कहते हैं नुक्स निकालना, किसी चीज़ में नुक्स निकाला। जैसे बहू क्या खाना बनाती हैं, तो जब घर में नई नई बहू आती है, खाना बनाती है और खाना अच्छा नहीं रहता है तो घर की औरतें उस पर तंज़ करती हैं, उसको नुक्स निकालती हैं कि इसमें हल्दी कम है, इसमें मिर्चा कम है, इसमें नमक कम है, और उन्हें तंज़ करती हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया। तो एक होता है नुक्स निकालना, यानी किसी चीज़ में बुराई करना, किसी चीज़ की बुराई करना, और तंज़ करना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया है। तो ये तनक़ीस यानी नुक्स निकालना है और तंज़ यानी ताना देना है। तो इस लफ्ज़ के लिए हिज्जू यानी बुराई करना यानी नुक्स निकालना, और आम बोलचाल में तमस्खर यानी मजाक उड़ाना, तमस्खर माने होता है मजाक उड़ाना, और लान तान करना यानी ताना देना वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। मगर इन तमाम इस्तिलाहों में तंज़ ही एक ऐसा लफ्ज़ है जो अंग्रेज़ी ज़बान सटायर की सही अक्कासी करता है। और इन सब अल्फाज में तंज़ ही एक ऐसा लफ्ज़ है जो अंग्रेज़ी ज़बान सटायर की सही अक्कासी करता है। सटायर माने क्या होता है? तंज़। सटायर माने भी होता है तंज़। तो इन सारे अल्फाजों में सही लफ्ज़ क्या है? तंज़ के हैं, जो अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ सटायर की सही अक्कासी करता है। इसके लिए उर्दू अदब में यही इस्तिलाह राइज है, और इसके लिए तमस्खर भी नहीं, लान तान भी नहीं, बल्कि इसमें तंज़ लफ्ज़ का ही इस्तेमाल किया जाता है। अपने मकसद के एतबार से सच्चा और अच्छा तंज़ इस्लाह की गर्ज से किया जाता है, इससे किसी को तकलीफ़ पहुंचाना मकसूद नहीं। और अपने मकसद के एतबार से सच्चा और अच्छा तंज़ वही होता है जो इस्लाह की गर्ज से, इस्लाह यानी सही करना, किसी चीज़ को सही करने की गर्ज से किया जाता है। जैसे हम किसी को ताना देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको तकलीफ़ पहुंचाएं, उसको दुख पहुंचाएं, इसका मकसद ये नहीं होता है, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि हम तंज़ के ज़रिए किसी की इस्लाह करें, किसी की बात को सही करें। मज़ाह खुश तबी को कहते हैं। मज़ाह खुश तबी यानी खुश तबीयत को कहते हैं। हम हंसी मजाक में अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो मज़ाह क्या है? खुश तबी को कहते हैं, यानी हंसी मजाक वाली बातें को कहते हैं। खुश तबी यानी खुश तबीयत को कहते हैं। लुग़त में इसके यही मायने दर्ज हैं। लुग़त यानी हमारी डिक्शनरी में इसका यही माने दर्ज है, यानी मज़ाह माने खुश तबी। अंग्रेज़ी में इस लफ्ज़ को ह्यूमर कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इस लफ्ज़ को क्या कहा जाता है? ह्यूमर कहा जाता है। तंज़ की तरह मज़ाह की भी कई किस्में हैं। बेहतरीन मज़ाह वो है जिसमें लताफ़त और शाइस्तगी हो, फक्कड़पन ना हो। तंज़ की तरह मज़ाह की भी कई किस्में हैं। तंज़ यानी ताना देना, और ताना देने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के दिल को दुखाएं। ताना देने का मतलब ये है कि हम किसी की इस्लाह करें, यानी किसी की बात को सही करें। और मज़ाह यानी मज़ाह खुशतबी को कहते हैं, खुश तबीयत को कहते हैं। और मज़ाह का जो अंग्रेज़ी लफ्ज़ है वो ह्यूमर है। ठीक है, मज़ाह को ह्यूमर कहा जाता है अंग्रेज़ी में। तो तंज़ की तरह मज़ाह की भी क्या कई किस्में हैं। बेहतरीन मज़ाह वो है जिसमें लताफ़त और शाइस्तगी हो, फक्कड़पन ना हो। लताफ़त यानी लुत्फ़ हो,
जब हम वो बात करें तो हमें मज़ा आए, हंसी आए। शाइस्तगी का मतलब होता है अखलाक वाली बातें, तहजीब के दायरे में रहकर बातें करना और अखलाकी बातें करना, साफ़ सुथरी बातें करना, ठीक है। फक्कड़पन ना हो, यानी उसमें ऐसे अल्फाज का हम इस्तेमाल नहीं करें जिससे फक्कड़पन मालूम हो, जिससे हमें बुरा लगे सुन करके कि कैसे अल्फाज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शाइस्तगी का मतलब होता है कि हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जिसमें अखलाकी हो और जिसमें तहजीब के दायरे में बात किया गया हो, उसमें फक्कड़पन ना हो, ठीक है। उर्दू अदब में तंज़ व मज़ाह को अमूमन इजहार का एक ही असलूब समझा जाता है। हकीकतन ऐसा नहीं है, दोनों की अलग अलग पहचान है, जबकि ऊपर की गुफ्तगू से वाज़ह हो चुका है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उर्दू के बेशतर लिखने वालों ने तंज़ व मज़ाह को एक ही धागे में पिरोकर पेश किया है। अदब में तंज़ व मज़ाह को अमूमन इजहार का एक ही असलूब समझा जाता है। असलूब यानी कहने का अंदाज़, ठीक है, ज़बान व बयान। तो उर्दू अदब में तंज़ और मज़ाह को एक ही समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों की अलग अलग पहचान है, जबकि ऊपर की गुफ्तगू से वाज़ह हो चुका है। अब हम ऊपर की गुफ्तगू में हम समझ चुके हैं कि मज़ाह किसे कहते हैं और तंज़ किसे कहते हैं, ठीक है। तंज़ सटायर को कहते हैं और मज़ाह किसे कहते हैं, ह्यूमर को कहते हैं, ठीक है। और तंज़ मज़ाह दोनों अलग है। तो ऊपर की गुफ्तगू से हम समझ चुके हैं कि तंज़ अलग है और मज़ाह अलग है, लेकिन ये ज़रूर है कि उर्दू के जो बेशतर लिखने वाले, बेशतर यानी ज़्यादा तो जो लिखने वाले लोग हैं, वो तंज़ व मज़ाह को एक ही धागे में पिरोकर पेश किया है, इसलिए दोनों के एक ही समझा जाने लगा। उर्दू अदब में तंज़ व मज़ाह की रवायत बहुत पुरानी है और उर्दू अदब में तंज़ व मज़ाह की रवायत जो रिवाज है वो बहुत पुरानी है। 17वीं सदी के आखिरी दौर में जब दिल्ली के शायर उर्दू ज़बान को शेर व शायरी के लायक समझते थे और फ़ारसी में उर्दू के पेबंद लगाकर तफनन तबा के लिए कुछ कह लिया करते थे, तंज़ व मज़ाह की इब्तिदा हुई। अब तंज़ व मज़ाह की रवायत क्या बहुत पुरानी है। जब 17वीं सदी के आखिरी दौर में दिल्ली के शायर उर्दू ज़बान को शेर व शायरी के लायक समझते थे, 17वीं सदी में दिल्ली के जो शायर थे वो उर्दू ज़बानों में शेर शायरी कह लिया करते थे और उर्दू ज़बान को शेर व शायरी के लायक समझते थे। उसी वक्त फ़ारसी में उर्दू के पेबंद लगाकर यानी जोड़ लगाकर फ़ारसी और उर्दू को मिलाकर तफनन तबा के लिए, तफनन मतलब होता है दिल लगी या हंसी मजाक के लिए, ठीक है। तफनन माने क्या होता है, दिल लगी या हंसी मजाक के लिए या तफरीह के लिए कुछ कह लिया करते थे। तंज़ व मज़ाह की इब्तिदा हुई और उसी वक्त से तंज़ व मज़ाह की इब्तिदा हुई। इसी ज़माने में जाफ़र ज़ेटली एक शायर गुज़रे हैं और उसी ज़माने के शायर हैं जाफ़र ज़ेटली, यानी 17वीं सदी के आखिरी दौर के शायर हैं, जिन्हें तंज़ व मज़ाह का पहला बाकायदा शायर कहा जाता है और जाफ़र ज़ेटली को तंज़ व मज़ाह का पहला बाकायदा शायर कहा जाता है। जाफ़र ज़ेटली की शायरी में तंज़ का अंसर ज़्यादा है और जाफ़र ज़ेटली की शायरी में क्या है, तंज़ का अंसर ज़्यादा है और इनका तंज़ बड़ा दिल दुखाने वाला होता है। वो एक बागी और इनकलाबी शायर थे। इनके मज़ाह में भी खुशदिली की जगह फक्कड़पन और मजाक करने से ज़्यादा मजाक उड़ाने वाला अंदाज़ मिलता है। जाफ़र ज़ेटली की शायरी में क्या है, तंज़ का अंसर यानी कुछ नमूने मिलते हैं और उनका जो तंज़ है बड़ा दिल दुखाने वाला तंज़ होता था। वो एक बागी और इनकलाबी शायर थे। उनके मज़ाह में भी खुशदिली की जगह फक्कड़पन और मजाक करने से ज़्यादा मजाक उड़ाने वाला अंदाज़ मिलता है, जबकि हम पहले बता चुके हैं कि तंज़ व मज़ाह में क्या शाइस्तगी होना चाहिए, लताफ़त होना चाहिए। शाइस्तगी यानी हम तहज़ीब के दायरे में रहकर बात करें, उसमें फक्कड़पन ना हो और अखलाकी बात करें। लेकिन इनका जो तंज़ था वो बड़ा बागी शायर, वो बड़े बागी शायर थे। उनके मज़ाह में खुशदिली की जगह क्या फक्कड़पन था और मजाक करने से ज़्यादा उनका अंदाज़ जो था वो मजाक उड़ाने वाला था। इस एतबार से इन्हें उर्दू का बड़ा तंज़ व मज़ाह के पहले बाकायदा शायर ज़रूर हैं, लेकिन इनके बाद कई शुअरा के यहाँ तंज़ व मज़ाह के अनासिर, हम इस एतबार से इन्हें उर्दू का बड़ा तंज़ व मज़ाह का बाकायदा शायर ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन इनके बाद कई शुअरा के यहाँ तंज़ व मज़ाह के अनासिर पाए जाते हैं, जिनमें मीर, सौदा, गालिब के नाम ख़ास तौर पर लिए जा सकते हैं। गालिब के नसर में, जिसका ज़्यादातर हिस्सा खतूत पर मुश्तमिल है, शोखी और मज़ाह के आला तरीन नमूने पाए जाते हैं। गालिब का जो नसर है उसमें क्या है, ज़्यादातर खतूत हैं और उनके खतूत में क्या है, शोखी और मज़ाह के आला तरीन नमूने पाए जाते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि तंज़ व मज़ाह का आगाज़ व इर्तिक़ा कैसे हुआ।
یہ ہم نے طنز و مزاح کے بارے میں پڑھا، اس کی تعریف پڑھی۔ طنز و مزاح کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ادب میں اس کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے۔ خود ہمارے ادب کی عمر زیادہ لمبی نہیں، لیکن اس کے مقدار اور اس کے معیار تنقید کی کڑی سے کڑی کسوٹی پر پرکھا جائے تو یہ اس پر پورا اترتا ہے۔ طنز و مزاح کی تاریخ جو ہے اس سے ہمیں اندازہ ملتا ہے کہ ہمارے ادب کی تاریخ بہت لمبی نہیں ہے، ہمارے ادب میں اس کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ادب کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے مقدار اور اس کے معیار تنقید کی کڑی سے کڑی کسوٹی پر پرکھا جائے تو یہ پورا اترتا ہے۔ قدیم نثر تصانیف میں ملا وجہی کی سبرس، یہاں وجہی ہوگا، ٹھیک ہے، جیم چھوٹ گیا ہے، ملا وجہی کی سبرس کو ایک بلند مقام حاصل ہے اور اس میں طنز و مزاح کے بہترین نمونے مل جاتے ہیں۔ جب ہم قدیم نثری تصانیف دیکھیں گے تو اس میں ملا وجہی کی سبرس ہے، آپ نے ضرور پڑھی ہوگی، یا نہیں پڑھی ہے تب ضرور جانتے ہوں گے۔ جو ملا وجہی کی سبرس ہے اس میں کیا ہے، طنز و مزاح کے نمونے ملتے ہیں۔ داستانوں میں بھی نہ طنز کی کمی ہے نہ مزاح کی۔ یہ عیب البتہ ضرور ہے کہ جا بجا پھکڑپن کا عیب پیدا ہوتا ہے۔ داستان میں کیا ہے، نہ تو طنز کی کمی ہے نہ تو مزاح کی کمی ہے۔ یہ عیب البتہ ضرور ہے کہ جا بجا پھکڑپن ہے، ٹھیک ہے، اور پھکڑپن سے کیا عیب پیدا ہو گیا ہے۔ غالب کے خطوط میں اعلیٰ درجے کے ظرافت قدم قدم پر نظر آتی ہے۔ جب وہ حریفوں پر وار کرتے ہیں تو طنز سے کام لیتے ہیں۔ اب غالب کے جو خطوط ہیں اس میں اعلیٰ درجے کی ظرافت ہے، ہنسی مذاق کی باتیں ہیں، اور جب وہ حریفوں سے یعنی اپنے سامنے والوں پر وار کرتے ہیں تو طنز سے کام لیتے ہیں، لیکن ان کے خطوط میں زیادہ تر خالص مزاح کے نمونے ملتے ہیں، اور ان کے خطوط میں کیا ہے، مزاح کے نمونے ملتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد کے ناولوں خاص طور پر توبۃ النصوح اور ابن الوقت میں طنز اور مزاح دونوں اپنی معراج پر ہیں، اور جب ہم مولوی نذیر احمد کے ناول پڑھتے ہیں توبۃ النصوح اور ابن الوقت، اس میں کیا طنز مزاح دونوں ہیں۔ 1877 عیسوی میں منشی سجاد حسین نے لکھنؤ سے اودھ پنج اخبار جاری کیا تو طنز و مزاح کے ایک شاندار عہد کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ طنز و مزاح کا جو باقاعدہ آغاز ہوا ہے وہ 1877 میں منشی سجاد حسین کے لکھنؤ سے جو انہوں نے اودھ پنج اخبار نکالا تھا اس سے طنز و مزاح کا آغاز ہوتا ہے۔ اس اخبار نے 31 برس اردو ادب کی خدمات کی اور طنز و مزاح کا بہترین سرمایہ فراہم کیا، اور اس اخبار نے کیا ہے 31 سال تک اردو ادب کی خدمت کی اور طنز و مزاح کا بہترین سرمایہ فراہم کیا، یعنی اس اخبار سے طنز و مزاح کے کیا ہے سرمایہ جمع ہو گئے، سرمایہ یعنی پونجی جمع ہو گیا۔ اس کے لکھنے والوں میں پنڈت رتن ناتھ سرشار، مرزا مچھو بیگ ستم ظریف، پنڈت تربھون ناتھ ہجر، نواب سید محمد آزاد، مولوی احمد علی کمنڈبی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور یہ جو لکھنے والے ہیں یہ سب خاص کر کے قابل ذکر ہیں جو اودھ پنج اخبار میں لکھتے تھے۔ خود سجاد حسین نے بہترین ظریفانہ ادب پیدا کیا۔ ترہدار لونڈی، حاجی بغلول اور احمق الدین ان کی تصانیف ہے، اور سجاد حسین کی جو تصانیف ہے وہ ترہدار لونڈی، حاجی بغلول اور احمق الدین ہے، ٹھیک ہے۔ اودھ پنج نے اردو میں طنز و مزاح ذوق کا عام کیا، یعنی اس کے شوق کو عام کیا، اور متعدد اہم ظرافت نگار پیدا کیے، اور بہت سارے ظرافت نگار پیدا کیے۔ محفوظ علی بدایونی، خواجہ حسن نظامی، سلطان حیدر جوش، مولانا ظفر علی خان، مہدی افادی، قاضی عبدالغفار اور ملا رموزی نے اس میدان میں بہت شہرت پائی، اور اودھ پنچ نے اردو میں طنز و مزاح کا ذوق پیدا کیا، اور اس نے بہت اہم ظرافت نگار پیدا کیے، یعنی بہت سے رائٹر پیدا کیے، جس میں محفوظ علی بدایونی ہیں، خواجہ حسن نظامی ہے، سلطان حیدر جوش ہے، مولانا ظفر علی خان ہے، مہدی افادی ہیں، قاضی عبدالغفار ہیں اور ملا رموزی ہیں۔ ان لوگوں نے اس میدان میں بہت شہرت پائی۔ ملا رموزی کی گلابی اردو ایک زمانے میں بہت مشہور ہوئی، اور ملا رموزی کی جو گلابی اردو تھی وہ ایک زمانے میں بہت مشہور ہوئی۔ اس کے بعد ظرافت کے جدید دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ان میں فرت اللہ بیگ، پطرس بخاری،
अजीम बेग चुगताई, शौकत थानवी, अबुल कलाम आज़ाद, इम्तियाज़ अली ताज, शफीकुर रहमान, कन्हैया लाल कपूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, कृष्णचंद ने बहुत शहरत पाई। और उसके बाद ज़राफ़त के जदीद दौर का आगाज़ होता है। और जदीद दौर में कौन थे? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग थे, आपने उनका पढ़ा होगा। उन्होंने अपने उस्ताद का खाका लिखा है। मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये खाका में भी बहुत तंज़ो मज़ा है। और पितरस बुखारी का भी बहुत तंज़ो मज़ा है। मैंने अभी कुत्ते पढ़कर सुनाया है पितरस बुखारी का, आप सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरे चैनल पर जाइए और कुत्ते पढ़िए पितरस बुखारी का, जो तंज़ो मज़ा से भरा हुआ है। और अजीम बेग चुगताई हैं। और अबुल कलाम आज़ाद का मैंने जो उनके खतूत का मजमुआ है गुबार ख़ातिर, उसका मैंने बुक समरी किया है, आप उसको सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये सारे अदीब ने बहुत शहरत पाई है, किसमें? तंज़ो मज़ा में। ठीक है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के मज़ामीन और 2 खाके बहुत मकबूल हुए। एक खाका मौलवी नज़ीर अहमद का, जो मैंने आपको अभी बताया, और दूसरा मौलवी वहीदुद्दीन सलीम का। पितरस ने बहुत कम लिखा है, मगर जो कुछ लिखा है बेहद इंतखाब लिखा है। पितरस बुखारी ने बहुत कम लिखा, लेकिन जो कुछ लिखा है बेहद इंतखाब लिखा, यानी गिना चुना हुआ लिखा है। उनकी जो मज़ामीन पितरस है उसमें कुत्ते हैं, कल सवेरे जो आँख खुली, उनके आप ये बुक पढ़ सकते हैं। और ये बुक आपको रेख्ता.com पर मिल जाएगी। ये मुख्तसर मज़ाहिया ज़ख़ीरा इन्हें ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी हैं। और उनका जो ये मुख्तसर ज़ख़ीरा है उन्हें ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने बेहद इंतखाब से लिखा है, चुन कर लिखा है। शौकत थानवी ने बहुत लिखा, मगर इसमें आले दर्जे का अदब कम है। और शौकत थानवी ने बहुत लिखा है, लेकिन इनके लिखने में आले दर्जे का अदब कम है। इनका एक किरदार काजी जी बहुत पसंद किया गया। किसी ज़माने में इनका मज़मून स्वदेशी रेल बहुत मकबूल हुआ। ताज का किरदार चचा छक्कन उर्दू का लाफानी मज़ाहिया किरदार है। और ताज का किरदार और चचा छक्कन क्या है? उर्दू का लाफानी मज़ाहिया किरदार है, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। और उर्दू तारीख़ में ये जो किरदार हैं वो ज़िंदा हैं। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे अहद के बहुत बुलंद पाया तंज़ निगार हैं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे अहद के बहुत बुलंद पाया तंज़ निगार हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ख़वास के अदीब हैं और उर्दू ज़राफ़त की तारीख़ में एक बुलंद पाया मुकाम पर फायज़ हैं। और रशीद अहमद सिद्दीकी भी क्या है? इस अदीब के ख़ास हैं, ख़वास यानी ख़ास हैं। और उर्दू ज़राफ़त यहाँ पर क्या होगा? ज़ो का नुक्ता होगा। और उर्दू ज़राफ़त की तारीख़ में एक बुलंद पाया मुकाम पर फायज़ हैं, यानी इनको बुलंद मुकाम पर देखा जाता है। अब आइए अकबर इलाहाबादी के एक तंज़िया नज़म पढ़ते हैं। बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक़ल पर मर्दों के पड़ गया। तो ये तंज़िया और मज़ाहिया नज़म था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और हमारे वीडियो की व्यूज़ और रीच बहुत कम है। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।